शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी आज की क्लास अब शुरू होती है। हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और बाल मनोविज्ञान में बाल विकास के चैप्टर्स इन दिनों चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें बाल विकास की दो अवस्थाएं आई हैं। पहली अवस्था आई है बाल्यावस्था और दूसरी अवस्था आई किशोरावस्था। आज हम तीसरी अवस्था को पढ़ रहे हैं। हालांकि है तो सीक्वेंस के हिसाब से पहली है, लेकिन हमने आज इसको तीसरे नंबर पर लिया है। लेकिन ये बालक के विकास की सबसे महत्वपूर्ण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ है। इसलिए हमने इसको यहां रखा था कि इसको बड़ी तसल्ली से तफसील से पढ़ेंगे। और ये जो अवस्था है जिस पर हम आज बात करेंगे वो है शिशु अवस्था, शैशवावस्था। और इसका काल है जन्म से लेकर 6 वर्षों तक। जन्म से लेकर 6 वर्षों तक का काल है। ये इतना इंपॉर्टेंट काल है कि मैं तो कई बार ये सजेशन देता हूं कि जिन लोगों की भी शादियां हो रही हैं उनको शादी से पहले इसका कोर्स करवाना चाहिए, लड़के लड़कियों सबको, कि आप पहले ये कोर्स करो कि पता तो लगे कि तुम लोग बच्चों को संभालने के लायक हो या नहीं हो। तो ये मालूम चलना चाहिए। तो इसका कोर्स उनको करवाया जाए, ऐसा मैं मानता हूं। खासकर कॉलेजेस में करवा दिया जाए, कोर्स हो जाए, तो क्या बच्चों को सही ढंग से हैंडल कर पाए। नहीं तो क्या उनको मालूम ही नहीं होता और 6 साल कब निकल जाते हैं मालूम नहीं चलता। तो क्लास आ रही है, आते आते उससे पहले मैं मेरा बोर्ड तैयार कर लेता हूं, मेरी पिच तैयार कर लेता हूं, जब तक सारे लोग जुड़ जाते हैं। आज फिर मैं सेटिंग खोल देता हूं थोड़ी सी उसकी। कमेंट्स वाली सेटिंग भी अभी खोल दूंगा। एक तो जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम का ध्यान रखें। 7:15 बजते हैं, मतलब आपको तैयार रहना है। वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे। गुड इवनिंग कौशल सर। मैडम जी तो खूब धमाल कर रही हैं, आप तो पीछे पीछे घूम रहे हो। सारा नाम उनका ही हो रहा आज। उनको नमस्ते बोलिएगा। हमारे साथी कौशल कुमार जी हैं और राजगढ़ चूरू में इनकी बहुत प्यारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम की, बहुत मशहूर स्कूल है वहाँ की। तो वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे दोस्तों की एक लंबी लिस्ट है और वो बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से वो लोग हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, राजस्थान में, गुजरात में। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर हमारे दोस्त नहीं रहते हैं। किसान हैं, जैसे हमारे हरविंदर जी किसान जुड़ गए इसमें, किसान हैं, बरार साहब जैसे। क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मज़ा आता है नीचे लिखने में, तो मैं उनके लिए खोल देता हूँ। बाकी अपनी तो वो सेटिंग पूरी कंट्रोल में रहती है। उनको मज़ा आता है नीचे लिखने में, तो उनके लिए मैं अभी खोल रहा हूँ जस्ट। फिर हम धमाधम शुरू कर देते हैं। एक मिनट और लूँगा आपका। बस अभी हो जाता है ये। पब्लिक पोस्ट कमेंट्स अभी तक फ्रेंड्स कर पा रहे थे, अब आम पब्लिक कमेंट कर पाएगी। ओके, ये हो गया मामला।
सेट चलिए, तो ये हम करते हैं अब क्लास शुरू। आज का हमारा टॉपिक है शिशु काल, शैशव अवस्था बच्चों की जो होती है जन्म से लेकर 6 वर्षों तक। कैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका शरीर कैसे बढ़ता है, उसकी भावनाएं कैसी होती है, सब पर हम बात करेंगे। अब मैं आपको बोर्ड की तरफ ले चलता हूं। क्लास पूरी हो गई है। मेरा डॉक्टर करण भी आ गया आज तो, है ना करण? वो क्या फिल्म में डायलॉग आता ना, आएंगे मेरे करण अर्जुन। तो अर्जुन जी सांकला तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन करण, डॉक्टर करण सीकर से जरूर हमारे साथ जुड़ गए। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है शिशु अवस्था। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इन्फेंसी। अलग अलग तरह से इसको बांटते हैं लोग, कौन से उम्र से लेके कौन सी उम्र तक। अमूमन हम लोग इसको 0 से 6 मानते हैं, जन्म से लेके 6 साल तक की जो आयु है इसको हम लोग कहते हैं शिशु अवस्था। इस शिशु अवस्था के बारे में जो हम हर अवस्था के बारे में पढ़ते रहते हैं कि उसको किस नाम से जानते हैं, क्या विशेषण उसके लिए उपयोग में लेते हैं। शिशु अवस्था के लिए उपयोग में लेते हैं विशेषण एज ऑफ टॉयज, खिलौनों का काल। टॉयज यानी खिलौने, यानी इस समय बच्चे को खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है। इससे जैसे ही बड़ा होगा, बाल्यावस्था में जाएगा, तो उसको बाहर मैदान में जाके खेलना अच्छा लगता है, लेकिन ये खिलौनों में खुश है, इसलिए इसको बोलते हैं एज ऑफ टॉयज। दूसरा इसको बोलते हैं एज ऑफ व्हाट। ये जो बच्चा है, छोटा बच्चा, जन्म से लेके 5-6 साल तक का, ये जिज्ञासु बहुत होता है, भारी जिज्ञासा होती है। तो ये हर चीज को देखने के बाद कहता है कि क्या है, ये क्या का प्रश्न उसका इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर लेता है तो वाई, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, कैसे, थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है। वो कहता है ऐसा क्यों होता है, वो तर्क करना शुरू कर देता है। ऐसे अलग अलग काल हैं ये क्वेश्चन पूछने के। ये क्वेश्चन है क्या का, एज ऑफ व्हाट। इसके बाद आई एज ऑफ वाई। ये 2 चीजें आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मेरा डस्टर कहां गया, ये रहा। एज ऑफ टॉयज, एज ऑफ व्हाट। अलग अलग विद्वानों ने बाल विकास पे जिन्होंने स्टडी की है, रिसर्च की है, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है, उनके मतों को हम लोग लिख लेते हैं। और केवल उन्हीं लोगों के मतों को लिखेंगे जिन्होंने बहुत गंभीरता से इस पे काम किया है। किताबें तो खूब लिखी गई हैं, लेकिन सब क्या सोचते हैं, सब क्या बोलते हैं, वो याद करना हमारे इस एग्जाम के स्कोप से बाहर है, बाहिर है। यूपी वाले कहते हैं बाहिर है। तो पहला स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का। महिला और एक पुरुष हैं ये, क्रो एंड क्रो। ऐसे ऐसे नाम वहां पे रखते हैं, ऐसे ऐसे नाम वहां पे रखते हैं, क्रो एंड क्रो। अपने यहां तो रखते नहीं है। अपने यहां तो कौवा किसी बच्चे का नाम रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं, वहां रख देते हैं क्रो एंड क्रो। तो इन दोनों ने अपनी जो किताब लिखी थी, उस किताब में ये मेंशन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने कहा ये जो 20वीं शताब्दी होगी, यानी 20वीं शताब्दी में इन्होंने काम किया था, अब हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं 2000 के बाद से। इन्होंने ये कहा था कि ये जो 20वीं शताब्दी है ये बालक का काल होगी। 20th सेंचुरी या 20वीं शताब्दी बालक का काल होगी, एज ऑफ चाइल्ड, ये बच्चों को समर्पित होगी।
अगर इसको लाइन में समझें तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक का काल होगी, द 20th सेंचुरी विल बी एन एज ऑफ चाइल्ड। ये इनका स्टेटमेंट था। अब क्यों था ये हमको समझ में आना चाहिए। जैसा मैं बार बार मेरे स्टूडेंट्स को कहता रहता हूं, आप इसको समझो इन्होंने ऐसा क्यों बोला, और अगर आप समझ जाओगे इसके पीछे की कहानी तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कहानी यह है कि 1900 से लेके 1901 से लेके और 2000 को हम बोलते हैं 20वीं शताब्दी। इससे पहले क्या था, 1900 से पहले क्या था, समाज का सोचने का ढंग ये था कि बच्चे वैसा ही करें जैसे माँ बाप चाहते हैं। माँ बाप सही हैं, शिक्षक सही हैं, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन 1900 के आसपास बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके ये पता लगाया कि हम लोग गलत कर रहे हैं। समाज को और शिक्षा व्यवस्था को बालक की आवश्यकताओं के अनुसार चलना चाहिए। और अमेरिका और यूरोप में इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने बात इतना सुंदर ढंग से रखी, प्रयोग कर करके रखी। देखिए, इस बच्चे को रखा हमने उसके हिसाब से, इस बच्चे को रखा हमने हमारे हिसाब से, दोनों के विकास में कितना फर्क है। तब उन लोगों ने मान लिया, वहां की शासन व्यवस्था ने मान लिया। उन्होंने कहा आप कहोगे वैसे हम काम करेंगे। तो मनोविज्ञान में से शिक्षा मनोविज्ञान निकल गई, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान निकल गई, और ये पूरा एक नया फील्ड हो गया, बड़ा रोमांच का फील्ड हो गया। और फिर इस पर खूब सारा अध्ययन हुए। तब क्रो एंड क्रो ने कहा था कि अब हमें लग रहा कि ये पूरी सदी जो है ये बालक को समर्पित रहेगी और बालक को इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा था 20वीं सदी बालक की सदी होगी, और हुआ भी। पूरे 100 सालों में बच्चों को केंद्र में रख कर खूब सारा सोचा गया, खूब लिखा गया और खूब सारी व्यवस्थाएं की गई। वहां की गई, अभी हमारे यहां करना बाकी है। वहां 100 साल पहले ये काम शुरू हो चुका था, हमारे यहां अब शुरू करना। अब हम सोच रहे हैं कि भारत में 21वीं सदी बालक की सदी होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने तो खूब सारा काम कर लिया है, हम पीछे। और विकसित और पिछड़े देश का मतलब यही होता है, जिसकी शिक्षा व्यवस्था शानदार होती है वो विकसित हो जाता है। जिनकी शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम रह जाती है, शिक्षा व्यवस्था समय के साथ एडजस्ट नहीं करती है, वो पिछड़े देश हो जाते हैं। तो हमारे उनके बीच में बड़ा अंतर शिक्षा व्यवस्था का है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, किताबों में हमने लिख दिया है ये सारी बातें, पढ़ा भी रहे हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं, लेकिन असल में धरातल पर ये बात उतर नहीं रही है। क्रो एंड क्रो की जो बात है वो ये थी, 20वीं सदी बालक का काल है। फिर व्यवहारवादी, यानी व्यवहारवाद को जिन्होंने जन्म दिया, वॉटसन। इन्होंने व्यवहारवाद को जन्म दिया था। वॉटसन ये कहते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अगर इस काल में उसके माता पिता उसको सही ढंग से हैंडल कर लेते हैं, उसका विकास सही ढंग से करवा देते हैं, तो वो बालक जीवन में सफल हो जाएगा, इसकी ज्यादा गारंटी है। अगर वो इस समय को निकाल देते, हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उस बालक के विकास में ऐसी कमियां रह जाएंगी जो उसको जीवन भर परेशान करेंगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काल है, और हम लोग ईमानदारी से जानते हैं, हम लोग भारत में इस काल को ज्यादा महत्व देते नहीं है। जिन लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ी, उनको जैसे हम पूछते हैं कि बच्चे के जीवन में कौन सा काल महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं जब वो स्कूल में प्रवेश लेता, जब से। सबके मन में यही, जब वो पहली बार बैग वेग लेके टाई बांध के जाता है, वो कहते हैं अब महत्वपूर्ण है, अब इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं कि जो पहले वाला समय था वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय टीचर नहीं है, उसके पास माता पिता है, और ये माता पिता को ये रोल निभाना है। और ज्यादातर माता पिता ये समझ रहे हैं कि टीचर मेरे बच्चे को कुछ बना देगा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। जैसे लोकतंत्र में नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, वो सोचते हैं कोई नेता बना देगा कुछ, ऐसे ही यहां पर वो सोचते हैं कि टीचर सब कुछ बना देगा, वो नहीं बना पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काल है। ये किसने बोला? वॉटसन ने। एक एक लाइन याद करनी होती है इनकी। वॉटसन के साथ ही मैं दूसरा नाम लिख देता हूं, एडलर का। एडलर ने यह कहा कि जीवन के पहले कुछ महीनों में यह निर्धारित हो जाता है
कि बालक जीवन में क्या करेगा। One can determine in the first few months how a child will stand in his life। ये उनकी भाषा है। शब्दार्थ अगर करें तो ऐसा हो जाता है वो जीवन में कैसे खड़ा होगा, ये पता लग जाता है शुरुआत के कुछ महीनों से। मैं आपसे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एक बार बार मैं आग्रह करता रहता हूं, इन परिभाषाओं को समझिए, इनको रटिए मत, समझ लीजिए। बहुत कठिन काम नहीं है ये, फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि जीवन के पहले कुछ महीनों में, पहले कुछ महीनों में क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। क्या निर्धारित हो जाता है? यह निर्धारित हो जाता है कि ये बालक जीवन में क्या करेगा, हाउ ही विल स्टैंड इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कैसे खड़ा होगा। इसका शब्दार्थ तो यह है, लेकिन भावार्थ यह है कि वो अपने जीवन में क्या करेगा। पहले कुछ महीनों में निर्धारित हो जाता है कि वह अपने जीवन में क्या करेगा। अब मैं कई बार आपको कहता हूं कि ये बातें तो हमारे समाज में भी होती हैं, लेकिन हम उस ज्ञान को विज्ञान में बदल नहीं पाए, इसलिए हमें लगता है कि इस बात का कोई महत्व नहीं है। यहां पर एक कहावत है हिंदी में कि पूत के पैर तो पालने में भी दिख जाते हैं, पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। लेकिन एडलर जब ये कहते हैं इस तरह से, तो वो भारी मनोविज्ञान की परिभाषा हो जाती है। ऑब्जर्व तो हमने भी किया है बच्चों को, अब तो हम कम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग जीवन की हर घटना को ऑब्जर्व करते थे, इसलिए उन्होंने कहावतें और मुहावरे बनाए। हम एक भी कहावत बना नहीं पा रहे, क्योंकि हम जीवन को नजदीक से देख नहीं रहे। उन्होंने देखा तो उन्होंने मुहावरा, वो कहावत बनाई कि पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं। इसका मतलब बच्चे को देख के आप समझ सकते हो क्या करेगा ये, उसकी चंचलता से, उसकी उदासीनता से, उसके मूवमेंट से, उनसे आप बता सकते हैं कि ये जीवन में क्या करने वाला है। कई ज्योतिषियों ने भी कहा हम बता सकते हैं, लेकिन उन ज्योतिषियों से भी ज्यादा अनुभवी वो लोग थे जो बच्चों के आसपास रहते थे, उनकी हर गतिविधि को क्लोजली ऑब्जर्व करते थे, अच्छे से देखते थे। तो पहली क्रो एंड क्रो, वॉटसन, उसके बाद में हो गया एडलर। ये जो एडलर है, इन्होंने ये बात, वॉटसन ने ये बात कही थी ना कि बहुत महत्वपूर्ण काल है, ऐसी एडलर ने कह दिया कि पहले से ही बताया जा सकता है कि वो आगे जाके क्या करेगा। ऐसी स्ट्रेंग एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जीवन के पहले 2 वर्ष, जीवन के पहले 2 वर्ष, यानी जन्म के बाद के पहले 2 वर्ष भविष्य की आधारशिला है। भविष्य की आधारशिला है। फर्स्ट 2 इयर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि उनमें पूरे भविष्य का निर्धारण हो जाता है। बात वही वाली कह रहे हैं जो एडलर कह रहे हैं, वही वाली बात कह रहे हैं। इनकी शब्द इनके बदल गए, कुछ टाइम बता देते हैं कि पहले 2 वर्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2 वर्ष भविष्य की आधारशिला है, फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर। इसी प्रकार से गुड एनफ, देखो बच्चों के नाम कितने कितने मस्त हैं। गुड यानी बहुत अच्छा, एनफ यानी पर्याप्त, गुड एनफ। हो सकता है घर में 3-4 बच्चे हो गए तो उन्होंने कहा गुड एनफ, इतने बहुत हैं, ऐसे नाम रख दिया गुड एनफ। गुड एनफ ये कहते हैं कि पहले 3 साल, उन्होंने तो कहा पहले 2 साल, ये कह रहे हैं पहले 3 साल, पहले 3 वर्ष में मानसिक विकास, जितना भी हमारे जीवन में मानसिक विकास होना है उसका आधा हो जाता है। पहले 3 वर्ष में जीवन में जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा हो जाता है। मेंटल स्टेचर जितना भी होना है, डेवलप होना है, उसका आधा हो जाता है। ये बार बार जो इन लोगों ने कही कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस कारण से महत्वपूर्ण है।
और इन्होंने बार बार ये चेतावनी दी है कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हाथ से निकल जाएगा, बच्चे के हाथ से निकल जाएगा, आप उसको संभाल लीजिए, उसका ध्यान कर लीजिए, नहीं तो बहुत कुछ खो देंगे। आप दुनिया बहुत बातें करें दुनिया भर की, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं हैं, बच्चों को अगर नहीं समझ सकते, तो जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। रॉश, ये सारे साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो बाल मनोविज्ञान में बाल विकास पर स्पेशलाइजेशन करे हुए लोग हैं। रोश ये लिखते हैं कि ये जो बच्चा है ये हीरो है इमेजिनेशन का। मैं पहले इनकी इंग्लिश में इसलिए लिखता हूं कि उन्होंने ओरिजिनल बात इंग्लिश में कही थी, और फिर हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो अपने हिसाब से अलग अलग लोगों ने अलग अलग किताबों में किया, तो ये मालूम रहे कि इन्होंने बोला हीरो सब तो हम समझते ही हैं, इमेजिनेशन हम इमेजिन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, तो इसका हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं कि वो कल्पनाशीलता का नायक है। हालांकि उस तरह से बैठेगा नहीं मामला, हिंदी अनुवाद एकदम से सही बैठता नहीं कभी, फिर भी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। कल्पनाशीलता का नायक है, उसका पूरा जीवन काल्पनिक चल रहा है, वो सारी काल्पनिक चीजों को सही मानता है। अगर उसके पास गुड़िया है उसको वो सही मानता है, अगर उसके पास ट्रैक्टर है उसको वो सही मानता है कि ट्रैक्टर यही है और ये चलता है ऐसे ही। अगर उसको आपने कुछ भी बता दिया परियां होती हैं तो होती है, यानी विदाउट एनी आर्गुमेंट वो मान लेगा। आप जो जो उसके दिमाग में कल्पनाएं घुसाएंगे वो कल्पनाएं मान लेता सही। अगर आप कहते हैं कि वो बाहर हाउ है तो हाउ है, और वो डरेगा, हाउ से डरते हैं। जैसे अभी कहते हैं ना कोरोना है, तो कोरोना क्या हाउ है, बचपन वाला हाउ अभी तक दिमाग से निकला नहीं है, क्योंकि बचपन में हमको डराया गया है। हम यही पढ़ेंगे कि इन बच्चों को डराना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए। जितना ज्यादा इनको डराओगे वो हाउ उनके दिमाग से निकलेगा नहीं। तो अभी जैसे ही कोरोना आया तो उनको हाउ याद आ गया एकदम से, अरे वो हाउ जो कहते थे ना माता पिता, ये वही है, क्योंकि उससे आगे बढ़े नहीं अभी तक, वो उसी में अटके हुए, इसलिए ज्यादा डरते हैं। जो डरते हैं उसका कारण यही कि उनको बचपन में ठीक से हैंडल नहीं किया गया, वो लोग डरते हैं। ये बचपन आपके जीवन में पीछा करता ही रहता है। ये रोस ने कहा था। प्याजे ये कह रहे हैं, प्याजे ने इस काल को थोड़ा बांट दिया, उन्होंने अलग ढंग से बांट दिया। उन्होंने कहा कि 0 से 2 साल जो होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदन पेशीय वो अवस्था है, और 2 से 7 का उन्होंने अलग काल लिया है, उसको बोला उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे का जैसे मैं आपको कहता भी रहता हूं कि उसका अलग से पूरा एक दिन पढ़ेंगे प्याजे को, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्याजे ने जब चाइल्ड डेवलपमेंट पे लिखा तो बहुत चीजें बदल गई। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जो लोग सोचते थे उनकी सोच में बदलाव आ गया। और लास्ट वैलेंटाइन, ये जो वैलेंटाइन है ये वो नहीं है जिनका 14 फरवरी को मनाते हैं वैलेंटाइन, वो वाले नहीं है, ये वैलेंटाइन दूसरे हैं। और ये वैलेंटाइन ने बोला है कि ये जीवन में सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल है, ऐसा वैलेंटाइन ने बोला। कैसे है वो भी हम आगे जब उसका मानसिक विकास पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सीखने का आदर्श काल है। इस समय में जितना हम किसी बच्चे को सिखा सकते हैं, जितनी चीजें उसके अंदर भर सकते हैं, उतनी बाद में नहीं घुसेगी। इस समय में उसका जो मेंटल स्ट्रक्चर है इतना प्यारा है, इतना सेंसिटिव है कि आप 5 साल तक बच्चे को चाहे जो सिखा सकते हैं। इसलिए कई बार अपने सामने आते हैं गूगल बॉय, चाणक्य, इस तरह की चीजें आती हैं। वो इस कारण से आती हैं कि उनके अंदर कैपेसिटी तो है, लेकिन माता पिता के तौर पर, टीचर के तौर पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं है, इस कारण से वो सीख नहीं पाते। अगर हम दें, उनके ऊपर ध्यान दें, तो ये बच्चे कमाल कर सकते हैं। ये हुए हमारे विद्वानों के मत। किन किन विद्वानों ने इनके लिए क्या क्या बोला है। अब इनके विकास पर आ जाएं। इनका शारीरिक विकास कैसे होता है।
छोटे बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास में सबसे पहली बात इनकी लंबाई। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से भी, अभिभावकों के लिहाज से भी। ये जो बच्चे हैं 0 से 6 साल के, इनकी लंबाई बहुत तेज गति से बढ़ती है और पहले 2 साल में तो बहुत तेज गति से बढ़ती है। इतनी तेजी से फिर जीवन में कभी नहीं बढ़ती है। पहले 2 साल में बहुत तेज गति से बढ़ती है। ये जो रफ्तार है लंबाई बढ़ने की, ये बाद में कभी भी नहीं आएगी जीवन में, ये मैक्सिमम है। फिर तीसरे साल में भी बढ़ती है, लेकिन 2 साल में जो बढ़ती है उतनी नहीं, लेकिन यहां पर भी बढ़ती है। अगर मान लीजिए यहां मैंने 3 तीर लगाए तो यहां पर मैं 2 तीर लगा देता हूं। अब ये जो पहले 3 साल हैं, इन 3 साल में उसकी लंबाई हो जाएगी जितनी उसके जीवन में होनी है लंबाई, उसकी आधी। यानी अगर वो 6 फीट का होने वाला है या अगर वो लड़की 5 फीट की होने वाली है तो उसका आधी साइज लेंथ वो अभी हो जाएगी। तो कितनी हो जाती है 3 साल में? जीवन की आधी, हाफ ऑफ लाइफ। अब गलती कहां पे होती है? गलती हमसे कहां पर होगी? अगर हम इस बच्चे का पोषण ठीक नहीं रखेंगे, इसको ऐसी चीजें नहीं खिलाएंगे जो इसकी लंबाई को बढ़ाने में सहायक हो, और इसको हम गलत चीजें खिलाएंगे, तो इसकी हाइट भगवान ने जितनी भेजी है करके, जितना चिप में डाल के भेजा है, लिख के भेजा है पर्ची में, इतना होना है उतनी नहीं होगी। कितनी विचित्र बात है, या कितनी सेंसिटिव बात है। तो ये हाइट उतनी नहीं होगी, यही रुक जाएगी। तो अगर मान लीजिए इस समय में वो 6 फीट का हम मानते हैं और इस समय में इसको 3 फीट का हो जाना चाहिए था, और 3 फीट का नहीं होके, और हमारी गलती हो जाती है माता पिता के तौर पे, और यहां हम इसको 2.5 फीट पे रोक देते हैं। नहीं पिलाते इसको दूध, नहीं खिलाते इसको प्रोटीन, विटामिन, जो चीजें इसको चाहिए ग्रोथ के लिए, वो सारी चीजें हम नहीं देते हैं, तो क्या होगा? इसकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। एक बार ये पीछे हो गया, इसमें किसी भी चीज में या इस स्टेज में पीछे हो गया, तो फिर वो पीछे ही रहने वाला है। बाद में आप कितनी बादाम खिलाओ इसको। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काल है। तो ये जो काल है, इस काल में अगर 2.5 रह गया तो आप मान के चलिए कि वो 6 फीट का होने वाला था, वो 5 साढ़े 5 फीट पे अटक जाएगा, कमी रह जाएगी हाइट में। आप सोचो, पूरे भारत में इस बात को जोर दे दे के टीवी पे कहा जाना चाहिए। इस बात को, ये बातें होती है जिनको जोर दे दे के टीवी पे हमारे नेताओं को, हमारे सारे लोगों को, हमारे सामाजिक लीडर्स को, सबको बोलना चाहिए कि यार बच्चों की केयर करो। अगर इन बच्चों की केयर करोगे तो भारत की अपने आप ही केयर हो जाएगी। लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी ने ये बात कभी कही हो कि इतना इंपॉर्टेंट काल है। किताबों में लिखा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान की किताबों में लिखा हुआ है, बीएड वाले एग्जाम के लिए इसको पढ़ लेते हैं बस, लेकिन जीवन में नहीं उतरता है। नागरिकों के तौर पे आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है। और जब ये 5 साल का होता है, यानी 5 इयर्स, उस समय इसकी जो लंबाई है वो जन्म की जो लंबाई थी उससे दुगनी हो जाती है। 2 into B कर सकते हैं आप, बर्थ की बजाय 2 गुना हो जाती है। और अमूमन जो जन्म के समय लंबाई होती है बच्चों की वो 21 इंच होती है, एवरेज है, किसी की ज्यादा किसी की कम है, 21 है। तो ये 5 साल का होते होते उसकी 42 इंच हो जाएगी। 21 इंच का मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 1.25 फीट जन्म के समय। और यहां से 5 साल का जब हो जाएगा, ये उम्र लगभग शिशु अवस्था वाली पूरी होने वाली है, तब तक वो उससे डबल हो जाएगा। तो कई बार वो नापते रहते हैं ना ऐसे उसको, ऐसे, तो 1.25 फीट है, और यहां से हो जाएगा आपका लगभग 3.5 फीट। कब? 5 साल का हो गया। 3 साल में जीवन की आधी लंबाई हो गई, और 5 साल आते आते जन्म के समय जितनी थी उससे डबल हो जाएगी। तो होना तो यही चाहिए, जन्म के समय उसको नापना चाहिए, बराबर परिवार में कार्ड होना चाहिए उसका,
और ये हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली यही होगी, ज्योतिष वाली कुंडली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुंडली होगी ये। इस लंबाई के मामले में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस समय में जो लड़कियों की लंबाई है वो लड़कों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी लंबाई, लड़कियों की लंबाई ज्यादा, लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं। हम कहते हैं ना महंगाई जैसे बढ़ती है वैसे लड़कियां बढ़ती है, लड़कियां जल्दी बड़ी होती है। और कल अपन ने किशोर अवस्था में पढ़ा था कि 16 साल का होते होते वो अपनी लंबाई पूरी कर लेती है। तो लड़कियों की लंबाई यहां पर जल्दी बढ़ती है, बढ़ने की जो दर है, लड़कों से ज्यादा लंबाई होती नहीं होती है, लड़कों से लंबाई कम रहती है, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो लड़कियों की ज्यादा होती है। ये इस काल में लंबाई के बारे में जो जो हमारे फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया। लंबाई के बाद में वजन, ये जो बातें ज्यादा माता पिता के लिए हैं, टीचर के पास तो वैसे ही बाद में जाता है, बाल्यावस्था में जाता है, तो माता पिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वजन, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन एवरेज अपन मानते हैं 7.15 और 7.13 पौंड, और यूं अपन किलो के हिसाब से उसको समझे तो 3.5 किलो, 3.5 किलो उसका वजन होता है एवरेज। अब कोई 4 किलो का भी हो सकता है, कोई 3 किलो का भी हो सकता है, लेकिन 3.5 किलो आप वजन मान के चलिए। जब वो 5 साल का होगा, जब वो 5 साल का होगा तो उसका वजन 3 गुना हो जाएगा, बर्थ इंटू 5, यानी लगभग ये 18 से लेके और 20 किलो तक का उसका वेट हो जाएगा जब बच्चा 5 साल का होगा। तो शारीरिक विकास में सबसे पहले लंबाई और उसके बाद में दूसरा हो गया वजन। तीसरी बात अनुपात, शरीर के अनुपात कैसे होते हैं। शरीर के अनुपात में हम मानते हैं तो सिर, एक मानते हैं धड़, और फिर पैर, हेड, ट्रंक एंड लेग्स। तो इस समय में 1/4 तो होता है सिर, और फिर 1/4 होता है ट्रंक, और टांगे थोड़ी लंबी होती है। ये यानी इन दोनों की मिला के लंबाई जितनी है इतनी लंबाई टांगों की होती है, टांगे होती है आधी। ये प्रोपोर्शन रहता है इस बच्चे का, यानी 1/4 25% कह सकते हैं सिर का योगदान रहता है, 25% धड़ का है, और आधा 50% योगदान टांगों को होता है। इससे आगे वाला जो काल आएगा उस काल में हम देखेंगे कि धड़ है वो अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और इनका योगदान कम होगा और ये टांगों का योगदान कम होगा, धड़ लंबी होगी आगे। बाल्यावस्था में धड़ का प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ये अनुपात हमको ध्यान होना चाहिए। हड्डियां, बच्चा जब पैदा होता है तो अनुमानतः उसमें 306 हड्डियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती है। अभी हड्डियां जो है वो कैल्शियम उनके अंदर कम है इसलिए वो कार्टिलेज के रूप में है। इसमें से बहुत सारी हड्डियां जो है वो कैल्शियम से हड्डी, कार्टिलेज से हड्डी बन जाएंगी, कार्टिलेज से बोन बन जाएंगी, जैसे जैसे आप उसमें कैल्शियम डालेंगे। मां की तरफ से कैल्शियम जाएगा, दूध की वजह से कैल्शियम जाएगा, तो हड्डियों का विकास प्रॉपर होगा। और ये अवस्था पूरी होते होते यानी 5-6 साल का होते होते इन हड्डियों की संख्या कम होके आपस में मिल जाती है। मान लिया 2 हड्डियां ये आपस में जुड़ गई, एक बन गई, तो कुछ हड्डियां जुड़ जाएंगी आपस में तो संख्या कम हो जाएगी, यानी हड्डियों की साइज बढ़ जाएगी लेकिन नंबर कम हो जाएगा। ये 2 हड्डी मान लो ये इतनी सी थी, ये दोनों आपस में मिल गई, ये हड्डी मिल गई। पहले तो ये 2 थी अलग अलग थी, अब ये मिल गई, तो 306 से 270 हो जाएगा। बाल्यावस्था हमने देखा था 250 हो जाएंगे, और बाद में जब वो उसमें किशोर अवस्था में चला जाएगा तो फाइनली हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो हड्डियों का शरीर के विकास में हड्डियों का ये मामला रहता है।
अब उसके दांत, मैं कई बार क्लास में पूछता हूं स्टूडेंट से कि यार ये बताओ सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो कहते हैं आते हैं, सामने आते हैं, लेकिन कौन से आते हैं ये उनको आइडिया नहीं रहता है। जिनके बच्चे हो गए उनको भी नहीं आइडिया होता, वो भी गलत बता देते हैं। जिनके खुद के बच्चे हो गए वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि बच्चे को इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करने का टाइम होता नहीं है, और पिता के पास तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो लड़कों को ही पूछता हूं मैं, लड़कियों को नहीं पूछता। लड़कों को पूछता हूं बताओ तुम्हारे बच्चों के पहले दांत आए वो कौन से आए, कब आए, तो उनको पता नहीं होता है। तो 3 महीने में प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन 6ठे महीने में पहली बार दांत आते हैं। और पहले आते हैं नीचे वाले 2 दांत, इंसिजर बोलते हैं इनको, सबसे नीचे वाले। तो नीचे वाले दांत आते हैं, इनको बोलते हैं इंसिजर, काटने वाले दांत, है ना। शुरुआत में ये नीचे वाले दांत आएंगे 2, ये जैसे जबड़ा होता है ना, ये वाला ऐसा, ये वाले दांत हैं बाद में आएंगे, नीचे वाले पहले आते हैं 2। तो शुरुआत में 6ठे महीने में आ जाते हैं इंसिजर, टीथ नीचे वाले। और जब वो 1 साल का हो जाता है, 1 साल का, 1 ईयर, ये दूध के दांत हैं, 1 ईयर में 8 दांत आ जाते हैं। पहला साल कंप्लीट होते होते उसके 8 दांत आ जाते हैं। और जब वो 2.5 साल का हो जाता है तो सारे दूध के दांत आ जाते हैं। 2.5 साल में उसके 20 दांत आ जाते हैं दूध के। ये ऐसे दांतों का आना होता है। 6ठे महीने में दांत आने की प्रक्रिया शुरू होती है। परीक्षा में वो क्या करते हैं, कभी भी सवाल को कैसे भी घुमा लेते हैं, और उन पर निर्भर करता है, ये रिपीट नहीं होता सवाल कभी भी। आप सोचो कि हम एक बार की ABCD वाले सारे सवाल जितने पॉसिबल हैं रट लें, आप कितना भी रट लें, एग्जामिनर अपनी तरफ से कुछ भी दे सकता है। ये पूछ सकता है आपसे कि पहली बार कौन से दांत आते हैं, इंसिजर आते हैं, प्री मोलर आते हैं, मोलर आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। केनाइन दांत आते हैं, पूछ सकते हैं। चारों में से कौन से दांत पहले आते हैं, ये पूछ सकते हैं। वो नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कब आते हैं। 2.5 साल के बच्चे में क्या स्थिति रहती है, और अभी तो केवल दांतों की स्थिति पूछ रहे हैं, इसके अलावा भी स्थिति पूछ सकते हैं कि 2.5 साल में और क्या क्या होता है, 2.5 साल में उसके जीवन में और क्या क्या हो जाता है, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो सवाल जवाब का जो दायरा है उसमें हम लोग ये सारा पढ़ने के बाद घुसेंगे, और मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल वाले सवाल बताऊंगा। और वो बताने से क्या रहेगा कि उससे आप जो आसान वाले सवाल हैं उनको तो यूं ही कर दो, वो भी मैं करूंगा। तो ये है आपके दांतों का हाल शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास में लास्ट में बची मांसपेशियां। आज मेरा ये मामला इसका डामाडोल लग रहा है। मांसपेशी और उसके शरीर की गतियां। मांसपेशी और उसके शरीर की गतियां। एक फॉर्मूला आता है इसमें, 1 ईयर वॉकिंग 2 ईयर टॉकिंग, ये जरूर याद रखिएगा। इंग्लिश में बड़ा मस्त फॉर्मूला, 1 ईयर वॉकिंग, 1 फॉर वॉकिंग, 2 फॉर टॉकिंग। 1 साल में चलना शुरू कर देता है। वन ईयर वॉकिंग, कुछ पहले भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल का आप इंतजार करोगे, आज पहला बर्थडे है और इस दिन वो चलना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होता है। जल्दी भी कर सकता है, हो सकता है थोड़ा लेट भी करे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। ये जो मैं बता रहा हूं बातें जो किताबों में लिखी है, ये औसत है, एवरेज है। तो कभी चिंता नहीं करेंगे ये 15 महीने का हुआ, नहीं चल रहा है, 16 में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे चलता है, इनकी टेंशन नहीं करनी है। और ये हो सकता है नहीं चलने के पीछे माता पिता की कहीं भूल रही हो, पालने पोसने में या खुराक में कोई कमी रही हो, इसके कारण ऐसा हो रहा हो, तो इन बातों की ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए। 1 ईयर वॉकिंग 2 ईयर टॉकिंग, ठीक। तो पहली साल में वो चलना शुरू करता है। लड़कियां थोड़ा पहले चलना शुरू करती है, लड़के देरी से शुरू करते हैं। लड़कियों का तो मैंने कहा उनको काम फटाफट करना होता है।
लेकिन वो जीवन में जल्दी मैच्योर होंगी, लेकिन डेथ महिलाओं की बाद में होंगी, पुरुषों की डेथ पहले होगी। यानी ये मैच्योर पहले हो रही है, लेकिन डेथ पहले नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। महिलाएं मैच्योर पहले होंगी, डेथ पुरुषों के बाद में होती है। और इसका भगवान ने जो बनाया ना सारा सिस्टम, ये अलग ही है, उनके अपने लॉजिक है, उनके अपने लॉजिक है ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो यूं लग रहा है कि जैसे वो संभाल रही है पूरी सृष्टि को, पहले मैच्योर हो रही है और बाद में जा रही है, मतलब संभाल वो रही है। भ्रम तो ये कि आदमी संभाल रहा है, लेकिन असल में वो धरती की जो असल में देखभाल करने वाली है वो महिला है, वो संभालती है उसको। उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। 1 ईयर वॉकिंग, और जब वो 2 साल का बालक हो जाता है या हो जाती है बालिका 2 साल की, तो वो एक कोई हाथ लेफ्ट या राइट उससे काम करना शुरू कर देता है। यानी वो लिख रहा है, ज्यादातर लोग तो राइट से ही लिखते हैं, तो अब वो इस समय में एक हाथ का मूवमेंट उसको लगेगा कि ये प्रिफर करूंगा। अब ये आप चला के डिसाइड नहीं कर सकते, ज्यादातर लोग तो राइट हैंड ही होते हैं, कभी कभार कोई लेफ्ट हैंड ही निकल जाता है। तो ये भी डिसाइड कब हो जाता है? 2 साल में। और चेंज वेंज नहीं होता, निकलने की जरूरत भी नहीं है, सारे ठीक है। ज्यादातर लोग राइट हैंड वाले होते हैं और कुछ लोग एक्सेप्शनली लेफ्ट हैंड वाले होते हैं। शारीरिक विकास में लास्ट आता है उसका स्नायु तंत्र का विकास, न्यूरोटिक, यानी मांसपेशियां हो गई, मूवमेंट आ गया। अब स्नायु तंत्र यानी उसके ब्रेन का कैसे विकास होता है, ये भी बहुत तेज गति से होता है। यानी इस समय में ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से हैं, मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से हैं, वो इतना तेजी से विकसित होते हैं, उतने बाद में कभी भी नहीं होते। तो ये इनका विकास भी बहुत तेजी से होता है स्नायु तंत्र का। ये मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया है उसके शारीरिक विकास का। और शारीरिक विकास में एक चीज अपन पढ़ रहे थे अभी, गतियां, कि वो चलना शुरू कर देता है 1 साल का, और 2 साल में उसके हाथ का मूवमेंट फिक्स हो जाता है, लेफ्ट या राइट। एक और चीज होती है इसके साथ कि वो बार बार चलता, उसकी जो गतियां रिपीट बहुत होती है, जो मूवमेंट है उसको रिपीट करता है। उसको मजा आता है रिपीट करने में। वो घर में एक खाट का चक्कर काटेगा तो एक बार नहीं काटेगा, बार बार काटता रहेगा, बार बार उसको काटता रहेगा। वो हाथ को हिलाएगा तो एक बार नहीं हिलाएगा, कई बार हिलाएगा, कई बार हाथ हिलाएगा। उसके जितने भी मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स को रिपीट करेगा। हम परेशान हो जाएंगे, अरे इतना क्या घूम रहा है, अब तो बैठ जा शांति से। क्योंकि हम लोग तो जैसे हो गए हैं वैसे हमारे बच्चों को करना चाहते हैं। अगर हम हिल डुल नहीं रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे भी हिले डुले नहीं। हमसे उठा नहीं जा रहा, कूदा नहीं जा रहा, तो हम सोच रहे बच्चे भी नहीं कूदे। जैसे हम हैं वैसे उदासीन बच्चे चाहते हैं, जबकि बच्चे ऐसे होते नहीं। मैंने आपको कहा भी था कि ये क्लासेस पढ़ने का, समझने का मतलब यही है कि हम हमारे बच्चों को, हमारे घर में रहने वाले अन्य लोगों को समझे कि उनका व्यवहार इस प्रकार का है तो क्यों है, क्या ये नेचुरल है या अननेचुरल है। तो अब बच्चे का मूवमेंट इस तरह से है तो वो बिल्कुल नेचुरल है, अच्छा है, उसको प्रमोट करना चाहिए। आगे आएगा लास्ट में, जब इसमें आएगा चैप्टर में, कि उनको कैसे संभाला जाए, उनको कैसे संभाला जाए, लेकिन दबाया नहीं जाए। उनके अंदर की जो चीजें उनको खिलने दिया जाए। और हम ज्यादातर यही करते हैं कि उन चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं, हमारे हिसाब से नहीं है। बस हमारी ज्यादा टेंशन है कि बच्चे हमारे हिसाब से नहीं है। और ये क्रो ने क्या बोला था कि 20वीं शताब्दी में आपको बच्चों के हिसाब से ढलना पड़ेगा। और जब आप बच्चों के हिसाब से ढलने लग जाओगे तो बच्चे खिलेंगे। इससे पहले था भारत में जो युग है, इससे पहले का जो समय था, उस समय बच्चों को पूरी आजादी मिली थी खिलने की। लेकिन ये जो तथाकथित शिक्षा पद्धति नहीं आई है, उसके बाद में तथाकथित जो पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, इन्होंने ये जो नेचुरल सेंटिमेंट्स इनको मारने का काम किया और अपनी उदासीनता को, अपनी परेशानियों को बच्चों पे थोपा है। इस कारण से एक पूरी जनरेशन खराब हो गई। ओके, ये हो गया। वो रिपीट करता मूवमेंट्स को, वो अपने मूवमेंट्स को रिपीट करेगा, आगे पीछे गोल गोल कहीं न कहीं घूमता रहेगा, ऐसा भी वो करता है।
शारीरिक विकास के बाद में दूसरा पक्ष आता है मानसिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास में सबसे पहली चीज, आप देखिए हमारा दिमाग कैसे काम करता है उसको मैं एक सीक्वेंस में बता देता हूं। जब भी हमारे सामने कोई चीज आती है तो सारी चीजों पे हमारा अवधान, जिसे हम ध्यान कहते हैं, वो नहीं जाता है। जब भी आपका अवधान जाएगा किसी भी वस्तु पे, किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी घटना पे, अवधान को बोलते हैं अटेंशन। जैसे ही आपका अवधान वहां केंद्रित हुआ, सरल भाषा में बोले आपका ध्यान केंद्रित हुआ, हालांकि वो ध्यान मेडिटेशन अलग चीज है, लेकिन हम सामान्य रूप से बोलते हैं, अवधान आपका केंद्रित हुआ तो आपके जो संवेदी अंग हैं ये पकड़ेंगे इनको, आपके संवेदी अंग इनको पकड़ेंगे तो क्या होगी, आप में संवेदना होगी। या तो आप उस चीज को देखेंगे, या आप उस चीज को सुनेंगे, या आप उस चीज को स्पर्श करेंगे, किसी भी तरह से संवेदना आएगी। और जैसे ही संवेदना आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसका परसेप्शन करेंगे, प्रत्यक्षीकरण करेंगे, परसेप्शन करेंगे। ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा, सेंसेशन, अटेंशन, सेंसेशन और परसेप्शन। जैसे ही आपका अटेंशन रहा और फिर आपने सेंसेशन, और सेंसेशन से सीधा हुआ परसेप्शन, और इनके बीच में ये चीज आती है कॉग्निशन, संज्ञान। दिमाग संज्ञान लेता उसका, हाँ वाकई में इस पे ध्यान दिया, ठीक है, वरना वो अवॉइड कर देगा उसको। जैसे वो संज्ञान देगा तो परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है। ये जो काल है मानसिक विकास का बहुत इंपॉर्टेंट काल है, और इस समय में ये बालक इन सेंसेशंस को बहुत ज्यादा ढंग से डेवलप करता है, इनके प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहता है। उसका ध्यान इंपॉर्टेंट है, ध्यान। अब पहली बार वो अवधान केंद्रित करना कब सीखता है, पहली बार वो अवधान करना कब सीखता है, तो दूसरे, सेकंड और थर्ड मंथ में पहली बार वो ध्यान देता है। जब वो 2 या 3 महीने का हो जाता है तो पहली बार आप आवाज लगाएंगे तो आपकी आवाज की तरफ उसका ध्यान जाएगा, वो हल्का सा देखेगा आपकी तरफ। जब तक नहीं ध्यान जा रहा, तब तक तो वो यूं ही है, इधर उधर आंखें चला रहा, आप सोचोगे ध्यान है, उसका कोई ध्यान नहीं। अभी वो अटेंशन केंद्रित करने की स्थिति में नहीं है। दूसरे तीसरे महीने में वो पहली बार अटेंशन केंद्रित करता है। अब आप आवाज लगाएंगे, उधर देखने लगेगा, उधर से आवाज आई, उधर देखने लगेगा, आपको चीज दिखाएंगे, उस चीज पे उसकी नजर टिकने लगेगी। अभी तक उसकी नजर नहीं टिक रही थी, आपके सामने कितना ही घुमाओ, नजर नहीं टिक रही, वो आंखें यूं ही घुमा रहा है, अपनी दुनिया में रह रहा है। तो पहली बार दूसरे तीसरे महीने में उसका अवधान केंद्रित होना शुरू होता है। छठे महीने में वो अपने नाम को, जो भी आप उसको नाम पुकार रहे हैं, उसको, उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। छठे महीने में वो उसका जो भी आपने नाम रखा है, उस नाम से आप बुलाएंगे तो वो ध्यान लगाएगा, मुझे बुलाया गया है। अब उसको हल्का सा पहचान होने लगी है शब्दों की, साउंड्स की, कहिए साउंड्स की पहचान होने लगी है कि ये साउंड बार बार मेरे लिए पैदा की जाती है घर में। तो छठे महीने में हो गया ये। और 2 साल होने पर, 2 साल का पूरा होने के बाद अब वो चीजों का प्रत्यक्षीकरण करना शुरू करता है। परसेप्शन 2 साल में डेवलप होता है। देखो, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, अवधान, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, यानी 2 साल के बाद अब वो चीजों को पहचानना, समझना शुरू करेगा। और आगे आता है परसेप्शन के बाद में कंसेप्शन, अवधारणा,
वो आता है किशोर अवस्था में। मैं मेरी कंसेप्शन डेवलप करना शुरू करता हूं, दूसरों की कंसेप्ट को मैं समझना शुरू करता हूं। इस समय में 3 चीजें हो रही है। एक तो वो दूसरे तीसरे महीने में अवधान केंद्रित करना सीखता है। छठे महीने में अगर उसको उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसका ध्यान चला जाता है। और 2 साल के बाद में वो परसेप्शन डेवलप करना शुरू करता है। तो 2 साल से 5 साल के बीच में ये जोरदार तरीके से सीखना शुरू करता है। तो 2 साल तक तो वो सारी चीजें समझता है। अब 2 साल से उसका सीखने का जो समय है वो शुरू होता है बहुत तेज गति से, बहुत ही तेज गति से। इसीलिए तो वैलेंटाइन ने बोला था कि ये आइडियल स्टेज है लर्निंग का। अब उसका दिमाग विकसित हो गया है, अवधान केंद्रित करने की उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप उसको कुछ भी सिखाओ, रैपिड लर्निंग शुरू होती है। अब ये जो कहा ना भाई, ये जो आदर्श काल है सीखने का, इसको काल को हम कहते हैं सीखने का आदर्श काल। इन्फेंसी को हम लोग कहते हैं सीखने का आदर्श काल। आगे और आएगा भावनाओं वाला जो मामला आएगा उसमें, इमोशंस में, तो वो कहेंगे इमोशनल डेवलपमेंट का, संवेगात्मक विकास का भी आदर्श काल। तो ये 2 का आदर्श काल है, एक सीखने का और संवेगात्मक विकास का। इससे आगे जो बाल्यकाल आता है, कल हमने पढ़ा था, किशोर अवस्था में पढ़ा था, उससे पहले बाल्यकाल पढ़ा था। बाल्यकाल में हमने क्या पढ़ा था? बाल्यकाल में हमने पढ़ा था कि भाषा के विकास का स्वर्ण काल है। ये अभी भाषा ज्यादा ठीक से आप नहीं सिखा सकते, भाषा सिखानी है तो आपको बाल्यकाल का इंतजार करना पड़ेगा। और इसके बाद किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था किसका आदर्श काल है? किशोर अवस्था शरीर के विकास का आदर्श काल है। बॉडी जैसी चाहे बॉडी बच्चे की बना सकते हैं आप। इसलिए हमने उसमें प्रायोरिटी दी थी कि उसकी सार संभाल में सबसे ज्यादा सार संभाल उसके शरीर की करनी है, ताकि उसका जीवन भर स्वास्थ्य ठीक रहे। ये सीखने का आदर्श काल है। तो इस समय में वो सीखना कैसे करता है? वो कैसे सीखता है? सीखने का आदर्श काल है तो वो कैसे सीखता है? तो वो सीखता अनुकरण से। अनुकरण, इमिटेशन, इमिटेशन से वो सीखता है। यानी जितने भी लोग घर में हैं उनको देख देख के सीखता है। एक खास बात देखिए इस समय की, कि ये बोलता कम है, इतने शब्द इसके पास नहीं है इस बच्चे के पास में, लेकिन ये समझता ज्यादा है। तो कई बार हमको गलतफहमी हो जाती है कि इसको क्या पता, वो बोल नहीं पा रहा ना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं कि इसको कुछ भी नहीं पता, जबकि उसको सब पता होता है। उसको सब पता होता है, घर में किसका व्यवहार कैसा है, क्यों है, वो सब समझता है। वो कह नहीं पाता लेकिन समझता सब है। इसलिए कभी आप उसके बारे में ये भूल ना करें कि उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में सब आ रहा है। वो शब्द नहीं है उसके पास, वो कह नहीं पा रहा लेकिन समझता सब है। तो वो समझता सब है और वो अनुकरण करता है माता का, पिता का, बड़े भाई का, बड़ी बहन का, जो भी उनके सामने है उनका अनुकरण कर करके सीखने की कोशिश करता है। वो जैसा कर रहे हैं वैसा वो करेगा। इसलिए बच्चों के सामने बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी उन्होंने अगर वो चीज पकड़ ली, देख लिया कि मैं भी, फिर वो क्या करेगा, ऐसा ही करेगा जैसे उसको मौका मिलेगा, क्योंकि वो पिक्चर उसने पकड़ ली अभी कि ऐसा किया जाता है। मैंने कहा ना बचपन पीछा नहीं छोड़ता है, तो अभी जैसा वो देखेगा वैसा ही करेगा। तो माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन जो भी आसपास में है उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको उसके लिए आदर्श बनना पड़ेगा। वो इससे इमिटेशन से सीखता है। दूसरी बात, ये सजीव कल्पनाशीलता में विश्वास करता है। लाइव इमेजिनेशन, ये चीजों को सही मानता है। जो भी आप कह देते हैं उनको सही मान लेता है, भरोसा करता है आप पे पूरा। तो आप उसका भरोसा ना तोड़ें, उसको गलत चीजें ना बताएं। आप जो भी कहेंगे उसको सही मानेगा। तो आप कहेंगे कि आकाश में परियां रहती है तो रहती हैं, ये सजीव मानता उन चीजों को।
कुछ भी कहानी सुना दीजिए, आप कह दीजिए कि चंदा मामा है, वो आते हैं शाम को यहां पर नीचे आके खाना खाते हैं, तो ये मान लेंगे चंदा मामा नीचे आते हैं। ये विश्वासु जीव है, तो इसके विश्वास को मत तोड़ना, उसको हमेशा सही चीजें बताना। इसके पास अभी खुद की कंसेप्ट डेवलप करने का, आर्ग्यूमेंट करने का तरीका नहीं है, तो आप पे निर्भर है। तो इसकी सजीव कल्पनाशीलता का ये समय है, वो कल्पनाओं को सही मानता है। बाद में तो मालूम चल जाएगा इसको ये बात सही नहीं है, बाद में पता चलेगा यार वो हमको उल्लू बनाया गया था उस समय। आप कहते हैं ना इसका दांत टूट गया, तो आप कहते हैं चूहा ले गया उसका दांत, मान लेता है चूहा ले गया। बाद में पता लगा कि चूहा नहीं ले गया था, दांत टूटते ही ऐसे। सजीव कल्पनाशीलता का ये काल है। पहली बात, दूसरों को देख के सीखता है, और सजीव कल्पनाशीलता का ये बातें हमको समझनी इसलिए ज्यादा जरूरी होती है कि उसके विकास में हम चाहें तो 4 चांद लगा सकते हैं, और या उसके विकास को हम अवरुद्ध कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आखिरी चीज इसमें मानसिक विकास में कि उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि व्हाट की जिज्ञासा रहती है, क्या इसकी जिज्ञासा रहती है, क्यों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन क्या की जिज्ञासा इसकी रहती है। तो ये हर बात को पूछेगा आपसे क्या है, और बार बार पूछेगा। ये पक्का कर लेना चाहता, जो भी चीज है उसको पक्का कर लेना चाहता। तो वो जैसे इसको पूछेगा ये क्या है, आप बोलोगे स्केच है, फिर वो पूछेगा क्या है, बोलेगा स्केच है, वो फिर पूछेगा आपसे क्या, आप कहोगे स्केच है, वो पूछता जाएगा। अब बोर हो जाओगे, यंग माता पिता बोर हो जाते हैं, एक बार बता दिया ना, क्या बार बार पूछना है, वो निराश हो जाएगा। फिर आपसे कुछ बार पूछेगा, फिर बार बार उसको लताड़ दोगे तो नहीं पूछेगा। इसलिए इनका कॉम्बिनेशन बड़े बूढ़ों के साथ ठीक बैठता है, इनका कॉम्बिनेशन बुजुर्गों के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ ठीक बैठता है। इस कारण से बैठता है कि वो भी फुल फ्री है और ये भी फुल फ्री है। ये 100 बार पूछो या 150 बार पूछो, वो भी पूरा फ्री है बताने को, और वो थकते भी नहीं, उनको मजा आता बताने में। वो एक अलग रिलेशन है, उसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। मैं कई बार कहता हूं वो जैसे देवीय संबंध है। अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं कि ईश्वर कहां पर है, तो इस रिलेशन को कभी देखिएगा। मां के और बच्चे के बीच में कभी कोई प्रकट होता है, ये संबंध में ईश्वर प्रकट होते हैं। ऐसी दादा दादी और पोता पोती के बीच में ये प्रकटीकरण होता है, और वो फुल टाइम देते हैं। इसलिए जिन परिवारों में दादा दादी साथ में रहते हैं इन बच्चों के, उनका विकास अलग ढंग से होता है। उसकी तो पूर्ति किसी भी ढंग से की नहीं जा सकती, क्योंकि ये उसका ढांचा ही इस प्रकार का है। अब ये क्या जो है ना, मैं कई बार कहानी भी सुनाता हूं कि यार तुम जब छोटे थे और तुमने 100 बार पूछा अपने दादा से ये कौवा है क्या, कौवा है क्या है कौवा, क्या है कौवा पूछा। वही दादा जब बूढ़े हो जाते हैं, आंखों से नहीं दिखता है, कम रोशनी हो जाती है, वही पोता बड़ा हो जाता है, और वो दादा पूछ लेते हैं आवाज किसकी आ रही है, चिड़िया है क्या, कौवा है क्या, उनको सुनाई भी कम देता है। तो बच्चा कहता है ये चिड़िया है, तो वो फिर पूछ लेते हैं क्या कहा, ये आवाज किसकी आ रही है, और पोता चिढ़ जाता है, एक बार आपको बता दिया ना। मैं कई बार उनको कहता हूं कि क्या तुम याद करते हो उस वक्त को, किस प्रकार से तुम्हारी केयर की गई थी। तो ये जिज्ञासा का काल है, वो आपसे खूब सारे सवाल पूछेगा, और जितनी ज्यादा जिज्ञासाएं आप उसकी शांत करोगे, उतना ही उसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। कितना टाइम आप दे सकते हो, ये इन्वेस्टमेंट है आपका, और इंटरेस्ट के साथ आपको लाइफ में मिलने वाला है। अगर इस जगह आपने बच्चे में इन्वेस्ट सही कर दिया, तो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलने वाला है। अगर आपने यह इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसकी वोकेबुलरी लिमिटेड हो जाएगी, उसके शब्दों की संख्या सीमित हो जाएगी, हर तरह से वो सीमित हो जाएगा। हम आगे उसमें भी पढ़ेंगे, इनका भावनात्मक विकास कैसे होता है, उसमें भी कमजोर पड़ जाएगा। तो इसकी जिज्ञासा को आप शांत करिए, पूछेगा, फिर वो ज्यादा पूछेगा ये क्या, वो सारी चीजें जान लेना चाहता है। हालांकि ये नहीं पूछेगा ये क्यों है, क्यों का सवाल नहीं, क्यों का सवाल आगे आएगा। वो यही पूछेगा स्केच है, इसका काम क्या आता है, इसके बारे में आपसे सवाल नहीं पूछेगा ये क्या काम आता है, क्यों है ये स्केच यहां घर में, क्यों वाला बड़ा वाला पूछेगा ये क्यों है। ठीक है, इससे बड़ा जो हो जाएगा वो पूछेगा इससे और तरह के भी होते हैं क्या, कि ऐसे ही होता है और तरह के भी होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट शुरू करेगा। और ये ऐसे क्यों है यहां पे, ऐसे क्यों नहीं है, वो ऐसे ऐसे पूछना शुरू करेगा। ऐसे बच्चे बढ़ते हैं।
एक मानसिक विकास के बाद में केवल हम एक चीज और ले सकते हैं आज तो, या हम इसको अब यहीं छोड़ देते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, और अगली बार हम जो पढ़ेंगे तो इसमें हम उसके सामाजिक विकास, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काल है, इसको बहुत जल्दबाजी में हमको खत्म नहीं करना है, अगली क्लास में खत्म करेंगे। इसका सामाजिक विकास, इसका संवेगात्मक विकास और इसका भाषाई विकास, ये कैसे होता है ये हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। संवेग, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, सोशल रिलेशंस के बारे में ये क्या समझता है बच्चा, और नैतिकता के बारे में क्या जानता है। विकास के जो 4 आयाम हैं उनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि इन बच्चों का केयर कैसे किया जाए, इन बच्चों की केयर कैसे की जाए, इनका ध्यान कैसे रखा जाए माता पिता के रूप में, क्योंकि ये स्कूल में तो होते नहीं है, ये जिम्मेदारी तो माता पिता की है, तो माता पिता के रूप में हम लोग इसका ध्यान कैसे रखें। सारांश यह है इस पूरी बात का कि ये जो काल है ये काल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, और ये बात हमें पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में स्थापित कर देनी है कि आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, बच्चों को समझिए, और जितना आप इन बच्चों पे ध्यान देंगे, जितना समझेंगे, तो बच्चा जब स्कूल में जाएगा, जब बाल्यकाल में स्कूल में जाएगा तो तैयार होगा एकदम से, टीचर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने सारी चीज़ें कर ली हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जानकर कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो और सारी बातों के बारे में जानते हैं, खासकर पुरुष वो सारी बातों के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके बारे में, अपने घर में इन बच्चों के बारे में बहुत कम जानते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। और अब तो महिलाएं भी ऐसा करने लग गई हैं कि इन बच्चों की जिज्ञासाओं की बजाय इनको मोबाइल पकड़ाया जा रहा है कि आप ये मोबाइल लो और इससे खेलो। अब ये जिज्ञासु है, मोबाइल में भी अटका इस जिज्ञासा के कारण है, इसको मोबाइल में मजा नहीं आ रहा, लेकिन इसकी आंखें खराब हो रही है, इसकी आंखें खराब हो रही है। वो जो रोशनी है, इनकी बहुत कच्ची आंखें हैं, हाईली सेंसिटिव है ये, इसका सेंसेशन बहुत ज्यादा है, इसको ज्यादा शोर, ज्यादा रोशनी, ज्यादा साउंड इनके लिए नुकसानदायक होती है। आगे जब हम इनकी देखभाल के लिए पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आएगी कि इनको किस प्रकार के वातावरण में बड़ा करना चाहिए। ऐसे वातावरण में बड़ा करना चाहिए जहां शांति हो, जहां प्रेम हो, जहां सुरक्षा का एहसास होता हो, इस तरह के वातावरण में। ये जो चीजें हम दे रहे हैं इनको, ये जो डीजे वीजे बजते हैं, ये डीजे बजते हैं तो इनके शरीर को बहुत नुकसान होता है अंदर अंदर। इनके कान जो ना बहुत सेंसिटिव है, इतनी हाई जो उसका डेसिबल का डीजे बजता है तो इनके कानों को बहुत नुकसान होता है। अभी क्योंकि हम ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां इन बातों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमको लगता है ठीक है यार, होता तो होता होगा, या हमारा ध्यान भी नहीं है कि इनको कोई नुकसान होता है। आने वाले भारत में, जिस भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, जिस राजस्थान का निर्माण हम करना चाहते हैं, उसमें हमारे अभिभावक जागरूक होंगे। जैसे हम कहते हैं हमारे नागरिक जागरूक होंगे, वैसे हमारे अभिभावक जागरूक होंगे। और जब हमारे अभिभावक जागरूक होंगे तो वो जिस प्रकार से बच्चों का केयर करेंगे, जिस प्रकार से बच्चों का केयर करेंगे, तो अलग ही प्रकार के बच्चे हमारे समाज में होंगे। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये काम कर लेना चाहिए समय पर। आगे भी हम बहुत देरी से चल रहे हैं, 100 साल लेट चल रहे हैं हम लोग, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ABCD सिखाने की कोशिश करें शुरुआत में। वो तो सिखानी है, लेकिन इसके साथ साथ इनके शरीर का ध्यान रखना है, इनके खेल कूद का ध्यान रखना है, इनकी जिज्ञासाओं का ध्यान रखना है, इनके साथ खेलना है, इनके साथ बातें करना है, तो इनका विकास बहुत ढंग से होगा। नहीं तो भगवान ने इनको जैसा भेजा है, जो होने के लिए भेजा है, वो ये कभी भी हो नहीं पाएंगे, और इसमें माँ बाप दोषी होंगे, वो हो नहीं पाएंगे। आप सोचो कि कोई बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दिया, इससे इसकी लाइफ बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब आपने 5-6 साल तक इनका ध्यान नहीं किया है, तो आप चाहे किसी भी स्कूल में भेज दीजिए, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो तो आपने बर्बाद कर दिया। तो ठीक है, जिनके बच्चे इस एज से निकल गए हैं वो भी सावधान हो जाएं, अंदर ही अंदर माफी मांगे उन बच्चों से कि आपने उनके साथ ठीक नहीं किया, अब ठीक कर लीजिए। बाल्यावस्था और किशोर अवस्था उनकी सुधार दीजिए, वो तो कर लीजिए। और जिनके पास अभी बच्चे छोटे हैं वो ध्यान कर लीजिए, अभी भी समय है, गोल्डन टाइम है इनका, उनके डेवलपमेंट का गोल्डन टाइम है, इस समय में आप उन पर ध्यान दे लीजिए। अगली क्लास में हम ये जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, बाकी विकास के आयाम हैं, उनके बारे में बात करेंगे तफसील से, आराम से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एज है, तो मैं नहीं चाह रहा कि इसको फटाफट हम पूरा करेंगे। लेकिन कल की हमारी क्लास अलग तरह की होगी और बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वो भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि सारी ये चीज़ें करते रहेंगे तो वो चीज़ भूल जाएंगे। कल की हमारी क्लास होगी महिलाओं और पुरुषों की मानसिक संरचना पर। वो कैसे सोचते हैं, महिलाएं कैसे सोचती हैं, पुरुष कैसे सोचते हैं। किसी भी दी गई स्थिति में महिलाएं क्या करेंगी, पुरुष क्या करेगा, उनका दिमाग कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए जानना। तो कल हम ये क्लास करेंगे थोड़ा चेंज के लिए, क्योंकि सारे लोग मेरे साथी ऐसे नहीं है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। मैं भी उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो कल की जो क्लास होगी वो होगी उन लोगों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, हो गई है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं इसको, क्योंकि वो भी साइकोलॉजी है और वो तो जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। तो कल वाली स्कूल में क्लास में जो समझ लो उस क्लास को ठीक से समझ लेते हैं, उनका तो जीवन सुधर जाएगा। वो घर जो कहते हैं ना, जिसको स्वर्ग जैसा हो जाए घर मेरा, उसी से हो सकता, और कोई तरीका नहीं है। पैसे से हो नहीं सकता, ज़्यादा डिग्रियां लेने से हो नहीं सकता, बड़ी नौकरियां आने से नहीं हो सकता, लेकिन घर में एक दूसरे को समझने से जीवन ठीक हो सकता है। कल हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे क्या, कल तो खुली चर्चा रहेगी, स्त्री और पुरुष उनके दोनों के सोचने का ढंग क्या होता है, एज पर साइकोलॉजी, विज्ञान की तरह, खाली हवा में नहीं, विज्ञान की तरह कि वो कैसे कैसे सोचते हैं। महिला किसी स्थिति में क्या सोचेगी, पुरुष क्या सोचेगा, महिलाओं की प्राथमिकताएं क्या होती हैं, पुरुषों की क्या होती है। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए, चाहे वो महिला पुरुष अफ्रीका के हों, चाहे अमेरिका के हों, यूरोप के हों, चीन के हों, भारत के हों, गुजरात के हों, राजस्थान के हों, उन सब का दिमाग ऐसे ही काम करता है। आपको बहुत मजा आएगा वो देख के। तो कल हम लोग उस पर बात करेंगे, वही 8:15 बजे अपने अभिनव लाइव में। तब तक के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।